ये है। अच्छा, इसके बाद जब आप दोनों चीज़ें दे चुके होते हैं, बायोमेट्रिक भी हो चुका होता है, मेडिकल भी हो चुका होता है, तो आप उससे अगला स्टेप होता है वेट करना है आपने। और जो अगला अगर आपका स्टेप क्लियर हो जाता है तो उसको कहते हैं गोल्डन ईमेल या पासपोर्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, पासपोर्ट रिक्वेस्ट या गोल्डन ईमेल उसको कहते हैं कि जब आपकी एक ईमेल आती है, उसमें कहा जाता है कि आप अपने पासपोर्ट्स जाके सबमिट कराएं वहीं पे जहाँ पे आपके बायोमेट्रिक्स हुए थे, VFX ग्लोबल जो लाहौर में। ठीक है, तो वहीं पे आप जाके सबमिट कराने होते हैं। पिछली दफ़ा तो आप गए थे और आपने सिर्फ स्टिकर लगवा के आ गए थे ना वापस। ठीक है, तो अब इस दफ़ा आपने उनको वहाँ पे दे देने होते हैं और वहाँ पे दे के आ जाएं और वो फिर वहाँ से सबमिट करेंगे आगे कैनेडियन एम्बेसी को भेजेंगे और कैनेडियन एम्बेसी आपका वीज़ा अप्रूव करके वापस भेजेगा। तो फिर आपने बस यही करना है, जब आपको मैसेज आएगा तो आपने जाके अपना पासपोर्ट्स वहाँ से पिक करने हैं और उसमें आपके बच्चों के भी पासपोर्ट्स होंगे, आपके भी पासपोर्ट्स होंगे, सबके पासपोर्ट्स आपने पिक करने हैं। उसका आपने वहीं पे रुक के ही चेक कर लेना है कि आपके वीज़े लगे हुए हैं, सब पासपोर्ट्स पे सारा कुछ हुआ हुआ है, तो फिर आप उनको पिक करके घर आ जाएं। और उसके बाद अगला स्टेप सिर्फ आपका ये है कि आपने देखना है, सोचना है, डिसाइड करना है कि आपने जाना किस शहर में है कनाडा में और कब जाना है और कौन सी एयरलाइन के थ्रू जाना है, डायरेक्ट जाना है, मल्टीपल फ़्लाइट्स लेके जाना है, कितना लेओवर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने अपने हिसाब से डिसाइड करनी है और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ बैठ के बात करते हैं क्योंकि वहाँ पे एक तो शोर बहुत था और धूप भी आ रही थी आंखों में। तो ये है कि काफ़ी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, आपका सारा प्रोसेस मैंने सारा समझा दिया। अब आपने सिर्फ टिकट्स बुक करनी है। अच्छा, अब आप डिपेंड करता है कि आप अकेले आ रहे हैं या पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं। अगर सपोज़ कि आप पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बेहतर ये रहता है कि आप किसी बड़े शहर से अपनी टिकट बुक कराएं जो आपने जिसमें आपको ज़्यादा लगेज अलाउ हो, क्योंकि छोटे शहर से जब आप जहाज़ लेते हैं, कोई फ़्लाइट लेते हैं, तो आपको बड़ा जहाज़ वहाँ से नहीं लेके जाता। तो बड़ा जहाज़ अगर होगा तो फिर तभी आप 23 kg के जो है ना 2 बैग्स पर पर्सन लेके जा सकेंगे। और अगर आप छोटे शहर से करेंगे तो आपको यही चीज़ हाफ़ हो जाएगी, मतलब पर पर्सन आप 23 kg कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको हमें पता चली इस बात से ना कि यहाँ पे आप जितने सामान वहाँ से ला सकते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी इस बारे में कि हमें क्या लेके जाना चाहिए, क्या नहीं लेके जाना चाहिए। इस चीज़ को ना सिंपल रखें और इस चीज़ को आप जहन में ये रखें कि आप जितना कुछ पाकिस्तान से लेके आ सकते हैं, ठीक है, वो आप पाकिस्तान से ले आएँ। चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो क्रॉकरी है, चाहे वो जो भी चीज़ है ज़रूरत की, वो आप जितनी भी ला सकते हैं आसानी से पाकिस्तान से वो ले आएँ। क्योंकि एक दफ़ा जो आप वहाँ से वो चीज़ ले आएंगे वो आपका रुपीज़ में ख़रीदा हुआ सामान होगा, सस्ता होगा और यहाँ पे वो काफ़ी अरसे लंबा चल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे डॉलर्स में वो चीज़ नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही जो चीज़ें हम वहाँ पे बहुत सस्ती लेते थे, यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं। तो बेहतर होगा कि अगर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लगेज लेके आए, ठीक है, और उसमें जितना सामान हो सकता है लेके आए। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको यहाँ पे आके दोबारा से ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना पड़ेगा और जो आप पैसा लेके आ रहे हैं तो वो आपका एसेट है, वो आपने यूज़ करना है बचा के थोड़ा थोड़ा करके। फ़र्स्ट 3 मंथ्स आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन पैसों की, क्योंकि आपने
यहाँ पे आपको शुरू में जॉब नहीं मिलती जब तक आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती, आपके आईडीज़ नहीं आते, आपके पीआर कार्ड्स नहीं आते, तो तब तक आपको बहुत मुश्किल होती है। तो बेहतर होगा कि आप किसी बड़े शहर से अपनी फ़्लाइट बुक कराएं और वो फ़्लाइट हो, अगर बेस्ट ये रहता है कि आप टर्किश एयरलाइन लेंगे तो आपका आधा रास्ता टर्की तक होगा और उससे आगे आधा रह जाएगा। वरना दुबई वाला रूट भी अच्छा है। दुबई से ये है कि आपको पहले 2-4 घंटे दुबई जाने में लगते हैं, लेकिन फिर दुबई से आगे आपको 16 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता है कंसेक्टिवली। तो दोनों रूट अच्छे हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि आपको सामान ज़्यादा कहाँ से लाने दिया जा रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर से आ रहे हैं। ठीक है, तो अब बेहतर होता है कि आप ज़्यादा सामान ले आएँ। जब ज़्यादा सामान ले आएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपकी काफ़ी बचत हो जाएगी। अच्छा, दूसरा, आने से पहले आपने और क्या करना होता है, यहाँ पे आपने देखना है कि आपने घर तो लेना होगा आखिर, ठीक है, तो लेकिन घर लेने से पहले आप ख़ुद कहीं रहेंगे तो तभी उसके बाद आके चूज़ कर सकेंगे अपने हिसाब से कि आपको किस तरह की लोकेलिटी पसंद है जहाँ पे आप रहना चाह रहे हैं, और किस तरह के आपको घर पसंद है, किस तरह की आपकी वो है ज़रूरियात के मुताबिक। ठीक है, तो सारा कुछ वो देख के बंदा जज करता है। ठीक है, और उससे पहले जब तक आपको उस 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन के लिए आपको कोई ऐसी जगह चाहिए होती है कि जहाँ पर रुक के आप जैसे आप पहुँचें तो वहाँ पे जा सकें, जहाँ पे जो पूरी फर्निश्ड हो, वहाँ पे हर चीज़ पड़ा हुआ हो, आपको कुछ लेने की ज़रूरत ना हो। थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाता है रेंटल के मुकाबले में, उसे कहते हैं एयरबीएनबी। ठीक है, अब तो काफ़ी आम है, काफ़ी लोगों को पता है पाकिस्तान में भी। तो एयरबीएनबी में ये होता है कि आप ऑनलाइन ही सर्च कर लेते हैं, वहाँ पिक्चर्स होती हैं, तो उस हिसाब से ना आपको पता चल जाता है कि आपको आपके लिहाज से कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा रूम्स, कौन से घर जो आप सूट करते हैं वो आपने और अफोर्डेबल भी हैं आपके लिए, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली एयरपोर्ट से वहाँ जा सकते हैं। अब अगर डिपेंड करता है, देखें अक्सर लोगों के कोई रिलेटिव्स नहीं होते कनाडा में जब अगर आ रहे होते हैं। अगर रिलेटिव्स होते हैं तो फिर तो वही पिक कर लेते हैं आपको। अगर रिलेटिव्स नहीं होते तो उसमें भी कोई इतना इशू नहीं होता। मैं उन लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ कि जिनके रिलेटिव्स नहीं हैं तो वो क्या कर सकते हैं। अब आपने उसमें ये करना है कि आपने एयरपोर्ट से बाहर आके आप उबर नहीं कर सकेंगे। उबर करेंगे तो आप को यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यहाँ का चाहिए होता है, उससे पेमेंट होती है उबर पे, डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो यहाँ पे बैंक्स चलते हैं उनकी। तो उसमें ये है कि बेहतर है कि आप कैश पेमेंट करें और टैक्सी को करें, और टैक्सी वो वाली करें जो सबसे बड़े साइज़ वाली हो। तो उसको आप समझे एक्सेल टैक्सी जो होती है ना वो करें, क्योंकि जो जैसे मैंने कहा कि आपने सामान ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना है, तो वो सामान भी उसमें आ सके और आप लोग भी उसी एक ही टैक्सी में आ सकें। तो उससे आपको ये होगा कि एक ही रेंट में आप लोग आ जाएंगे, वरना आपको 2 गाड़ियाँ करनी पड़ेंगी, ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है। तो हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे कुछ जैसे, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि जैसे हमारा वीज़ा लग के आया तो हमने पता करना शुरू कर दिया कि हमने कनाडा में हमें कोई जानने वाला मिल जाए, कोई रेफरेंस मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर कोई रेफरेंस मिल जाए तो ये बहुत बड़ी नेमत होती है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें ये रेफरेंसेस मिले, बहुत अच्छे लोग मिले और हमें बहुत हेल्प हुई उनसे। और आप ये देखें कि ना वैंकूवर हमने सेलेक्ट किया था, टोरंटो में फिर भी कुछ लोग पहले से हमारे कुछ जानने वाले थे, लेकिन वैंकूवर कि भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों सेलेक्ट किया था, वो अलग वीडियो में। तो खैर वैंकूवर सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे कोई भी पहले जानने वाला नहीं था, तो लेकिन हमने रेफरेंसेस ढूंढे, कोई किसी के जानने वालों के थ्रू कहीं का कोई, तो लेकिन हमें फिर 1-2 फैमिलीज़ और इस तरह ना हमें रब्ता हुआ, और उनसे फिर हमें ये फ़ायदा हुआ कि उन लोगों ने ऐसे हमें ट्रीट किया जैसे उनके अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं, और हमें ऐसे महसूस हुआ कि हम अपनी फैमिली से उठ के अपनी फैमिली में ही आ गए हैं। और ये लोग वाकई जो परदेश में होते हैं वो शायद उनको भी अपनी फैमिली की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल सर्कल बनाना चाहिए उनको भी। और हम भी अब थोड़ा सा पुराने हो रहे हैं यहाँ पे, तो हमें भी होता है कि और लोग भी यहाँ पे आए तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमारा सोशल सर्कल बनेगा। और बहरहाल हमें जो उन्होंने काफ़ी हेल्प की, मतलब आप यूँ समझें कि ना हम हमारे
अवैस भाई हैं, ठीक है। अवैस भाई ने काफ़ी हेल्प की, उनके घर ही हम डायरेक्ट आए क्योंकि हमें इस जगह का कोई पता ही नहीं था, ना कोई एड्रेसेस, ना कोई एरिया, ना कुछ। तो हमें व्हाट्सएप पे उनसे रब्ता था, तो उन्होंने हमें अपना लोकेशन बता दी, तो हमने अपने टैक्सी डायरेक्ट उसी लोकेशन पे ही हम ले गए। तो वहीं पे फिर हम, जैसे होता है कि आप थोड़ा बंदा फ्रेश होता है, सामान वगैरह रखता है, तो उन्होंने हमें खाना भी खिलाया। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने बड़ा हमें ख्याल रखा हमारा। तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है। अगर सपोज़ कि आपका कोई भी रेफरेंस नहीं है, तो जैसे मैंने कहा कि आप एयरबीएनबी आपने बुक कराई होनी है, तो आपने टैक्सी लेके सीधा एयरबीएनबी में चले जाना है। एयरबीएनबी में पहुंच के आपने अपना सामान वगैरह शिफ्ट करना है, और वहाँ पे एयरबीएनबी में आपको किचन और हर चीज़ की सहूलत होती है, आपको कुछ भी खुद से करना नहीं पड़ता। मेजॉरिटी जो एयरबीएनबीज होते हैं उसमें आपकी ग्रोसरी भी मौजूद होती है, 1 से 2 दिन 3 दिन की, तो वो आप पहुंचते ही आप अपने लिए कुछ ना कुछ बना सकते हैं अगर आप कुछ खाना पीना करना चाहें तो, ठीक है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो ये फ़ायदा हो गया था कि वो हमने खाना भी वहाँ खा लिया, हमें काफ़ी उन्होंने हेल्प भी कर दी। तो लेकिन हमने पहले से एयरबीएनबी बुक कराया हुआ था, तो हम बाद में रात को अपने एयरबीएनबी में चले गए थे। ये इनाम भाई ने हमें वहाँ से हमें पिक किया, फिर हमें अपने एयरबीएनबी में ले गए। क्योंकि आप ये देखें ना कि बिल्कुल अनजान जगह पे आप आ रहे हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, तो आपको एक डर सा होता है नई जगह का, जैसे होता है ना। तो जब आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं ना, अपने नई जगह में अपने लोग मिल जाते हैं जिनके लिए वो उनकी अपनी जगह जैसी ही होती है, तो आपको तसल्ली हो जाती है कि ना चलो कोई नहीं, इनको तो पता है ना कि कहाँ जाना है, क्या नहीं करना, क्या है। तो उस तरह ना काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो इसी तरह फर्नीचर लेने में, मैट्रेसेस लेने में, ग्रोसरी लेने में, सब ने हमें, इन भाइयों ने हमें हेल्प की, उनकी फैमिलीज़ ने हमें हेल्प की, हमें उन्होंने काफ़ी मतलब सपोर्ट किया कि हम यहाँ पे स्टेबल हो सकें शुरू में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। और अभी भी इन सब से मुलाकात होती है, और एक जितना आपका सोशल सर्कल यहाँ बनता है नई जगह पे, ईदों पे और बाकी इवेंट्स पे, और बाकी भी जैसे वीकेंड्स वगैरह होते हैं, तो उस पर आपको मिलना मिलाना तो करना ही चाहिए ना सबके साथ। आप अकेले कब तक रह सकते हैं? तो आपको ये फ़ायदा होता है इन सब के होने से, और आपको दिली तसल्ली भी हो जाती है कि आपके अपने तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये सारा सोशल सर्कल जो आपको यहाँ बना है, तो वो भी आपके अपने ही हैं यहाँ पे। तो बहरहाल, तो आप एयरबीएनबी में रहें जब तक आप की बुकिंग है, और उस दौरान आपका अब यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप वो जगह सेलेक्ट करें जहाँ पे आपने आगे कम से कम 6 महीने 1 साल रहना है, ठीक है। तो वो फिर आप सर्च कर सकते हैं, मार्केट प्लेस, फेसबुक मार्केट प्लेस होता है, वहाँ से सर्च कर सकते हैं। और अगर आपके कोई रेफरेंसेस हैं तो वो भी अपने आगे रेफरेंसेस से कह के आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी से मिलवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो उससे आपको ये है कि ना अंदाज़ा हो जाता है कि एक तो ये कि ना क्या रेट्स चल रहे हैं, और किस रेट में आपको किस तरह की चीज़ मिलेगी, और मशवरा भी मिल जाता है कि जी हाँ ठीक है, ये चीज़ इतने में ही ठीक है या नहीं। तो बहरहाल, तो ये होता है। आपको बिल्कुल आखिरी जो मैंने आपको आज की जो सारे इसमें बताया ना, इसमें सारा मेरा ये था कि आपको बता सकूं कि ना आखिर में जो आपने यहाँ मतलब आपका इनविटेशन आ गया, और आपके आखिर के जो बायोमेट्रिक मेडिकल हैं वो हो गए, फिर आपने लैंड कैसे करना है यहाँ पे, और लैंड करने के बाद आपने एक घर जो आपको होता है वो ढूंढने में आपको क्या वो होंगे। अच्छा, बेहतर ये होता है कि मेरा मशवरा ये है कि जो भी नए लोग आएँ तो वो पहले बेसमेंट से शुरू करें। बेसमेंट सबसे मुनासिब और कन्वीनियंट रहती है। कन्वीनियंट इस तरह के ना वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम से कम होती हैं, आपको बिल्स वगैरह नहीं देने होते, सिर्फ सब कुछ उसी एक अमाउंट में इंक्लूडेड होता है जो आपकी वो रेंट है, ठीक है। और आपको 2 बेडरूम 1 बेडरूम अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ कपल आ रहे हैं तो 1 बेडरूम भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चे हैं आपके तो आपको 2 बेडरूम सही रहेगा। तो 1 बेडरूम 2 बेडरूम बेसमेंट ले लेंगे तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप वैंकूवर एरिया में आ रहे हैं तो यहाँ पे बेसमेंट लेने का तरीका ये होता है कि आपको हाफ रेंट जो होता है वो एज अ डिपॉजिट जमा कराना होता है, उसको डैमेज डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। तो उससे ये होता है कि आप जब भी वो घर छोड़ेंगे
तो तब आपका डैमेज डिपॉजिट आपका ओनर आपको वापस करेगा। अगर उसमें से कोई उसको लगता है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी में कोई नुकसान हुआ है तो वो भी उसी में से पूरा करेगा और बाकी वो आपको वापस कर देगा। ठीक है, तो ये है। अच्छा, अब मैंने आपको यहाँ तक तो पहुँचा दिया। ठीक है, तो अब मैं जो इसके बाद अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि सर्वाइवल फर्स्ट 3 मंथ्स कि आपने क्या क्या करना है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो आपको यहाँ पे आने के बाद करनी पड़ती है वो क्या है। अच्छा, इसमें मैं कुछ और भी ऐड कर दूँ कि एक तो ये होता है कि आपको ना यहाँ पे आने से पहले आपने एक फ़ाइल बनानी है, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके ओरिजिनल हैं वो एक अलग फ़ाइल में रखें और एक जो आपके वो हैं फ़ोटो कॉपीज़ हैं वो अलग फ़ाइल में रखें। इसके अलावा एक छोटी फ़ाइल बनाएं जिसमें आपने वो चीज़ें डालनी हैं जो सिर्फ़ आपके एयर ट्रैवल से रिलेटेड हैं, जैसे आपके टिकट्स हैं और आपके पासपोर्ट हैं, आपके बोर्डिंग पासेस वगैरह होंगे और जो भी इस तरह के, क्योंकि वो आपने जगह जगह पे बार बार दिखाना है। तो आपके जो बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आपकी डिग्रीज वगैरह हैं वो जो ओरिजिनल है वो आप अलग रखें, क्योंकि आपको वो बार बार ना खोलनी पड़े, क्योंकि आपको बार बार टिकट्स और इस तरह की चीज़ें तो दिखानी पड़ेंगी। और साथ आपने अगर आप गोल्ड वगैरह कुछ ज्वेलरी लेके आ रहे हैं तो आपने उसकी पिक्चर हर एक ज्वेलरी के सेट की पिक्चर बनानी है और उसके आपने साथ उसके ऊपर मेंशन करना है उसका वेट कितना है और नीचे उसको कन्वर्ट करके उसकी डॉलर्स में, कैनेडियन डॉलर्स में जो उसकी प्राइस बनती है, वैल्यू बनती है, वो नीचे मेंशन करना है। क्योंकि जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपने अपने एसेट्स डिक्लेयर करने हैं जो आप यहाँ पे लेके आए हैं अपने साथ। तो उन एसेट्स में आपने अपनी करेंसी भी जो आप लेके आए वो भी और उसके साथ आपने अपने गोल्ड वगैरह भी, वो सब कुछ आपने डिक्लेयर करना है, वहाँ पे लिखना है। तो वो आप पिक्चर्स होंगे तो उनके पास एक सबूत आ जाएगा, वो पिक्चर्स आपसे ले लेंगे और अपने रिकॉर्ड में रख देंगे कि ना ये चीज़ें इनकी ही थी जब ये आए थे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये कि जो आप करेंसी लेके आएंगे तो जितनी भी जो जिस करेंसी में आपके पास पैसे हैं, समझे US डॉलर जितने हैं वो अलग से आपने मेंशन करना है, एक फॉर्म आपको मिलेगा वो उसमें लिखना होगा। ठीक है, कैनेडियन डॉलर जितने हैं वो आपने मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगर कोई रुपीज़ बच गए हैं, पाकिस्तानी रुपीज़, वो भी आपने मेंशन करना है। जितने जो भी सब कुछ आपके पास है वो आपने मेंशन करना है। ये ऑन अराइवल होता है, जैसे आप यहाँ एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो इमिग्रेशन प्रोसेस में यही होता है। ठीक है, और जब आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको वो एक और ऑफिसर से मिलवाते हैं और वो आपको गाइड करते हैं कि आपने अब आगे यहाँ पे क्या करना है, क्या क्या आपकी सर्विसेज आपको गवर्नमेंट के थ्रू मिलेंगी, फ़ायदे मिलेंगे। तो आपने उन ऑफिसेज में जाना है और वो ऑफिसेज कौन कौन से हैं और उनमें कब कब जाना होता है, कैसे जाना होता है और वहाँ पे क्या क्या होता है। तो ये फर्स्ट 3 मंथ्स की जो वीडियो मैं अगली इंशाल्लाह लाऊंगा तो उसमें मैं आपको सारा डिटेल बताऊँगा। ठीक है, तो सही है, घर चलें जी, घर चलते हैं।
एक चीज़ मैं और ऐड करना चाह रहा था कि यहाँ पे जो स्टडीज़ होती हैं वो काफ़ी डिफरेंट तरह की होती हैं। मतलब कि यहाँ पे ना अब जैसे हम पाकिस्तान में पढ़ते हैं कॉलेजेस वगैरह में ना, तो अटेंडेंस होती है, सुबह सुबह पहुँचना होता है टाइम पे और आपकी अटेंडेंस हो जाती है। अगर आप सुबह पहुँच जाएंगे टाइम पे तो आप उस दिन आप आए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ यूँ नहीं होता, यहाँ पे आवर्स मिनट्स सब काउंट होते हैं। जैसे एक कहते हैं ना मीटिंग के मिनट्स होते हैं, आवर्स होते हैं, उसी तरह ये यहाँ समझें आपकी डेली एक मीटिंग है आपके टीचर के साथ, ठीक है। तो उसके मिनट्स, आवर्स, वो सारा कुछ वो काउंट कर रहे होते हैं। और हर कोर्स में, सब्जेक्ट में उसके कोर्सेज हैं और हर कोर्स के टाइमिंग्स हैं। क्या इस कोर्स के इतने आवर्स आपने पूरे करने हैं, इस कोर्स के आपने इतने आवर्स पूरे करने हैं। अगर आप सुबह पहुंच भी जाएंगे टाइम पे और आप समझें कि आपने घंटे पूरे नहीं किए उसके, आप मतलब 5 बजे तक आपने वहाँ पे पढ़ना था, रहना था, तो आप 4 बजे वापस आ गए, 3 बजे वापस आ गए, तो आपके वो आवर्स पूरे नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको वो क्रेडिट नहीं मिलेगा उस चीज़ का और आपके पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और ये सारा कुछ ये सारी चीज़ें आपकी उसमें रिज़ल्ट में ऐड होंगी। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने एंड में रिज़ल्ट आपका पास हो जाएगा तो आप पास हैं, इस तरह नहीं होता। वो अलग है और आपकी अटेंडेंस अलग है और उसके साथ साथ आपके फिर असाइनमेंट्स हैं। असाइनमेंट्स में जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो भी मैटर करेगा। ये 3 चीज़ों को कलेक्टिवली वो जज करते हैं और फिर आपको वो मार्क करते हैं, ग्रेड करते हैं कि आपका क्या बना स्कोर। जी, तो यहाँ पे इस तरह की पढ़ाई होती है। और अभी जो मेरा यह 3rd डे था, तो अब तक तो मैंने यही देखा है कि उनका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आपको जज करने का बहुत ज़्यादा होता है, आपको प्रैक्टिस कराने में। रिटर्न इतना कुछ नहीं होता। असाइनमेंट्स भी आपने जो है ना ऑनलाइन ही सबमिट करानी होती हैं और कुछ लिख के नहीं देना होता। वो आपको PDF मिलता है, उसको आपने वर्ड में कन्वर्ट करना है और उसको फिर आपने अपना एडिट करके दोबारा से अपलोड करना है। ये डिफरेंट, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं जो वहाँ पे हमने कभी भी नहीं की होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने ट्रेन कराया किया है हमें सबको। और ये मैं बता रहा हूँ कि मेरे जो कोर्स है उसमें बहुत मुख्तलिफ़ नेशनलिटीज़ के लोग हैं, ठीक है। कुछ ब्रिटिश नेशनल्स हैं और कुछ अमेरिकन्स भी हैं और फिर आपके अफ़गानिस्तान से भी हैं, पाकिस्तान से तो मैं अकेला ही हूँ। आपके मुल्क को मैं ही सिर्फ नुमाइंदा आपका मैं ही यहाँ पे हूँ इस कॉलेज में अभी तक। और इंडिया से बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी लोग इंडिया से हैं और अफ्रीकन्स भी कुछ हैं, ठीक है, और एक फ़लस्तीनी भी हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस बोलते हुए पाए जाते हैं। तो अभी पहले 1-2 दिन तो उन्होंने बर्दाश्त किया, तो आज वो हमारी जो इंचार्ज हैं वो आई हुई थी और उन्होंने फिर हमें बताया और बात ठीक भी है। और हम भी काफ़ी इस बारे में पहले भी वीडियोज़ में बात करते रहे हैं, बताते रहे कि होना भी ये चाहिए कि सपोज़ कि आप इनके मुल्क में आए हुए हैं ना, ठीक है, तो आप इनके सामने अपनी लैंग्वेज ना बोलें, ठीक है। उसमें उनको ऑड फील होगा कि वो सोचेंगे शायद मेरे बारे में कोई बात हो रही है, मेरे खिलाफ कोई बात हो रही है। आपने अपनी लैंग्वेज अपने घर में यूज़ करें और जब आप कोई पब्लिक प्लेस पे है, ठीक है, तो वो लैंग्वेज बोलें जो सबको समझ भी आए और सब उसको सुन सकें और उसमें कम्युनिकेट कर सकें। वो लेफ़्ट अलोन ना फील करें कि जी वो कोई अलग हैं और हम अलग हैं। अब जैसे हमारे क्लास में जो लोग हैं, समझे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं, वो सब लोग तो उर्दू हिंदी ये लोग बोल लेते हैं ना, तो बाकी फिर हमें ऐसे देख रहे होते हैं कि ये क्या, ठीक है। तो ये चीज़ फिर हमें भी समझ आई कि हाँ बात ठीक है। और उन्होंने यही कहा कि ये जो डोर है, इस डोर से एंटर होते ही आपने यहाँ पे या तो इंग्लिश बोलनी है या फ्रेंच बोलनी है। कनाडा है, कनाडा में कनाडा की लैंग्वेजेस जो 2 हैं, एक इंग्लिश और एक फ्रेंच, इनमें से कोई आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। इसके अलावा तीसरी कोई लैंग्वेज आपने यहाँ इस बाउंड्री इस कॉलेज की प्रेमिसेस के अंदर नहीं बोलनी। तो ये अच्छी बात है, हम इसको फॉलो करेंगे और बाकी इंशाल्लाह प्रैक्टिकली काम भी बढ़ रहा है और जैसे जैसे आगे चीज़ें होती रहेंगी वो भी आपको बताते रहेंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें जो मेरे पीछे रह गई थी वो मैंने कवर की हैं। जैसे मैंने आपको बताया इनविटेशन आने के बाद कैसे कैसे आपने क्या क्या करना है और लैंड होने तक, और लैंड होने के बाद आपने पहले 1 दिन का जो है ना सारा मैंने आपको बताया कि आप कैसे कर सकते हैं। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं फ़र्स्ट 3 मंथ्स का आपको इंशाल्लाह बताऊंगा और तो फिर आप देखिएगा
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बाय।